आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। तो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, चाहे आप सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका एनसीईआरटी में इसी चैप्टर को कहते हैं संसाधन एवं विकास, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए जो टॉपिक्स बन के आता है वो है भारत संसाधन और उपयोग। ये ध्यान रखेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं। इसमें जितने भी आप हिंदी मीडियम पढ़ेंगे उतना ही इंग्लिश मीडियम में, और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना उतना ही हिंदी मीडियम में। तो केवल आपको समझना है, भावना लैंग्वेज जो भी हो आपको नोट्स में हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर के ऊपर में ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, और वहां पर पहले वीडियो क्लास में हम आपको सिलेबस दिए हैं और बात किए हैं सर संसाधन क्या है, और जिमरमैन के अनुसार कुछ बातें को हम लोग देखें। दूसरे वीडियो क्लास में हम आपको लगभग बताएं क्या है, तो दूसरे वीडियो क्लास में ये चर्चा किए सर कि संसाधन का जो वर्गीकरण यानी जो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ऑनरशिप के आधार पे, जैसे आपका ओरिजिन के आधार पे, जैसे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, बोले तो उत्पत्ति के आधार पे, बोले तो स्वामित्व के आधार पे, इस तरह से जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो लगभग इंपॉर्टेंट पिछले वीडियो क्लास में आपको करा दिए गए। अब मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है, जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, यानी अर्थ को लेकर के जो आपका अर्थ समिट है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के ऊपर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, इसको भी देखें। तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम लोग करते हैं शुरू। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1972 में याद रखना है आपको कि स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। पृथ्वी सम्मेलन से पहले आपको याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो पहले तो आपको नक्शे पे कुछ देश का, जगह का नाम याद रखना चाहिए। ये हम अपने रफली बनाने का प्रयास किए हैं वर्ल्ड मैप। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये यूरोप का भाग है, और इधर देखेंगे तो ऊपर वाले भाग में नॉर्वे और नीचे वाले भाग में स्वीडन आता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो ऊपर में 2 वर्ग में डिवाइड करेंगे तो ऊपर नॉर्वे नीचे स्वीडन। तो स्वीडन की ही जो राजधानी है वही राजधानी सर क्या है, तो स्टॉकहोम है। ये ध्यान रखना है आपको वर्ल्ड मैप पे, स्वीडन की राजधानी ही क्या है, तो स्टॉकहोम है। और यहां पर 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण को लेकर करके पहली बार सम्मेलन हो रहा। देखिए ध्यान सुनेंगे, पृथ्वी को लेकर सम्मेलन नहीं हो रहा, पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या है ना कि वनस्पतियां, पेड़ पौधे कम रहे थे। ध्यान से सुनेंगे, और जैसे जैसे मानव की जनसंख्या, आबादी बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई हो रही। क्योंकि हमारे लगभग जो आवश्यकता है वो जंगल पे ही डिपेंड है। आज जितने आबादी बढ़ रहे हैं तो बैनर पोस्टर बढ़ रहे हैं, कलम कॉपी वगैरह बढ़ रहे हैं, तो ये सब पेज वगैरह ये सब बनता है, लकड़ी की कटाई होता है। हम लोग जो सोते हैं पलंग चाहिए, अब कोचिंग में, संस्थानों में, स्कूल में बच्चे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में बेंच डेस्क चाहिए, और खूब फर्नीचर लकड़ी के बेंच बना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जंगलों को ही नुकसान हो रहा है ना, तो जंगल की कटाई हो रहा है। अब ये ध्यान सुने, बहुत सारे ऐसे कारण है। कृषि करने के लिए जब जमीनें कम पड़ रही है आबादी बढ़ने के कारण, यानी ज्यादा जनसंख्या का दबाव कृषि पर हो गया है, तो क्या करते थे कि जंगल वाले इलाकों को भी काट करके कृषि भूमि में चेंज कर रहे हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, इस धरातल पे ध्यान से सुनेंगे, इस धरती पे, इस पृथ्वी पर भगवान ने बड़ा सोच कर करके, नेचर ने बड़ा सोच करके सब कुछ बैलेंस किया है। लेकिन हमको लगता है कि शायद एक ऐसा भी अगर कर देते कि जैसे हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और जब ग्रहण करते हैं तो क्या लेते हैं सर, तो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन हमारे जो विपरीत यानी अपोजिट बात कर ले तो एक इस धरातल पे है जो हमारे अपोजिट भी क्रियाकलाप करता है, वो क्या है, तो वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं जो हमारे अपोजिट क्रियाकलाप करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, समझ रहे बात ना, और वो छोड़ते क्या है, तो ऑक्सीजन। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, लेकिन अब तो ये पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो अपोजिट क्रियाकलाप करने वाले, जिससे हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस करके रख रहा है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, उसको खींच के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं।
लेकिन समस्या क्या है? समस्या यही है कि पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब बताइए, और मानव की बात कर ले तो मानव की आबादी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही। अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 800 करोड़ से आबादी ज्यादा हो गई, यानी 8 अरब प्लस जो है आबादी हो गई है। तो ऐसे बहुत एक दशक बीतता नहीं है कि 1 अरब यानी 100 करोड़ आबादी में वृद्धि हो रही। तो इतना तेजी से वृद्धि, उन आबादियों को रहने के लिए खाने पीने, पलंग चाहिए, बेड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लकड़ी का सोफा चाहिए, बेंच चाहिए, ये सब कहां से आएगा? जंगल की कटाई हो जाएगी और जंगल लगभग कम मात्रा में रहे। अब ये ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि आप 10वीं के कक्षा में ये भी आप भूमि संसाधन में पढ़ेंगे सर जी, कि यहां पर अगर बात कर ले तो हमारे यहां पूरे पृथ्वी पर 3 हिस्सा में जल है और मात्र 1 हिस्सा में स्थल है। और उस स्थल वाले भागों में, जैसे आपको इतना स्थल दिख रहा है तो अभी कम है, कुछ और है, जैसे इधर वाले बर्फीले पूरे भाग है और इधर आपका मेडागास्कर वगैरह है, ग्रीनलैंड है। अब ये पूरा ग्रीनलैंड देखेंगे तो ये सब पूरा बर्फीला इलाका है। ये भारत है, भारत के ऊपर पूरा ग्लेशियर फैलेशियर ये सब जो है, ये सब आपका पर्वत, बड़े बड़े पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं। समझ रहे बात ना? तो काफी सारे सियाचिन वगैरह ये सब बहुत सारे ऐसे हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारे जल की भी जो मात्रा है वो बर्फ के रूप में अभी ढका हुआ है। अगर जिस दिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगी, तो होगा क्या कि जहां जहां बर्फीला वाला भाग है वो सब पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब पूरा पृथ्वी पिघलना शुरू, पृथ्वी नहीं बर्फ पिघल जाएगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो मात्र 29% स्थल है और 71% जल है, तो ये 29% पृथ्वी पर जो स्थल वाला भाग है वो ऐसा पानी से ढक जाएगा, पूरा का पूरा वाटर जो है वो अर्थ को कवर कर लेगा सर, ढक देगा, कि फिर कहीं स्थल देखने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। तब बताइए, क्या हम लोग राम जी हैं कि पत्थर पे राम लिख देंगे और पानी में फेंक देंगे और छतला जाएंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे? कोई कितनो तैरवैया होगा, कितनो स्विमिंग सीखले है, खूब तैरने उसको आता है, तो 1 घंटा तैर के बचेगा, 2 घंटा बचेगा, 3 घंटा, कितना तुम तैरते रहोगे? जीवन भर तैरते ही रह जाओगे, अंतिम में डूब करके तो मरिए जाना है। तो ये ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं अब पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा था। अब ये बात का पहले जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो आबादी धीरे धीरे और बढ़ा और बहुत सारे जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह, यानी हम लोग पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान इन दौरान पहुंचाने वाले। देखो, पर्यावरण बहुत पहले की समस्या नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। आज अगर 1000 वर्ष पहले अगर हम चले जाते तो कोई पर्यावरणीय समस्या नहीं है। ये पर्यावरणीय समस्या ना जब से खोज का युग आया है तब से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और ये 200-300 वर्षों के दौरान ये समस्या, पर्यावरणीय समस्या, आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आपको सोचना है सभी पहलुओं पर कि पहले जब बैलगाड़ियां चलते थे, पहले बहुत धीमी धीमी आबादी, पहले क्या था, हॉस्पिटल वगैरह ठीक नहीं थे, तो आबादी जन्म तो ज्यादा लेते थे, लेकिन हॉस्पिटल, मेडिसिन ये सब अवेलेबल नहीं होने के कारण मरते भी ज्यादा थे, तो बहुत तेजी से आबादी नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन अब क्या है ना कि आदमी तेजी से जन्म ले रहा है और जो आदमी रोगी है, जो आदमी मरने के कगार पे, उसको भी ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटल में एडमिट करा के बचा लिया जाता है। तब मर कम रहे, मरने वाले लोगों को बचा ले रहे हैं, मेडिसिन फैसिलिटीज वगैरह आ गया है तब, और जन्म लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो आबादी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आबादी बढ़ेगी तो पृथ्वी पर समस्या जनरेट करेंगे। वो लोग तरह तरह के गाड़ी चलाएंगे, तो गाड़ी से जो धुआं निकलेगा, NO2 निकलता है, SO2 निकलता है, ये सब कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो आपका हमारा चारों ओर जो वातावरण है सर, पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, इफेक्टिव करेगा। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अब इसको लेकर के अब वर्ल्ड में लोगों का, अब देश के अलग अलग देशों का दिमाग खुल रहा है कि सर हम लोग जो है एक सम्मेलन करते हैं और पर्यावरण पे चर्चा करते हैं। तो वही 1972 ईस्वी में पर्यावरण को लेकर के पहले सम्मेलन होता है। और कहां होता है 1972 में? तो स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहां पड़ता है भाई? तो ये स्वीडन की राजधानी है। यूरोप के देश में अंतर्गत आने वाला एक देश स्वीडन है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम है। आपको समझ में आया क्या? चलिए अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे। इस सम्मेलन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो यह फैसला किया जाता है कि अब हम लोग 5 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाएंगे। मतलब ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस, शॉर्ट में लिखे हैं WED, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये मनाना तय हो गया इसी सम्मेलन के दौरान। कब मनेगा भाई? ये तो ये 5 जून को मनाया जाएगा। कोई
एक देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब जैसे बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ शिक्षित वर्ग के लोग हैं, गांव है, वो पेड़ काट रहे हैं, झाड़ी काट रहे हैं, बहुत सारे सड़क के किनारे किनारे पेड़ पौधे काट करके ले आके जलावन है, जलावन में यूज कर रहे हैं, वनस्पतियों को नुकसान कर रहे हैं। आज जब बड़ा सा बैनर पोस्टर निकलेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, थाना अधिकारी वगैरह ये सब होंगे, और उस पर लिखा रहेगा क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, एक पृथ्वी का सिंबल, पृथ्वी को ऐसे एकदम हाथ में सेफ रखा रहेगा, और ग्रीन अर्थ, तो बहुत सारे अलग अलग नारे लगा करके जब जुलूस टाइप के निकलेंगे 5 जून को, तो जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जिसको बाहरी दुनिया का आभास नहीं कि कैसे पिघल जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये सब कुछ नहीं जानता है, तो कहेगा कि कौची जाइत है, तो कौची जा रहा है, तो आदमी कहेगा आज नहीं जानते हैं, ये तो पर्यावरण दिवस न है, आज पेड़ पौधा के बचाइए, आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 2-4 पेड़ पौधा लगाइए। कहीं ना कहीं अब 50 आदमी जानेगा तो कहीं ना कहीं 1-2 आदमी कम से कम खूब उसको रिचार्ज कर देंगे कि कैसे कैसे पर्यावरण एकदम खतरनाक समस्या है, ले मारेगा पूरा दुनिया को, तो 1-2 आदमी तो कम से कम फॉलो करेगा ना सर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ये तय हो गया कि विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपसे सवाल आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। क्लियर? चलिए अब इसके बीच में जो आते हैं, जैसे शुमशेर की कहानी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सॉरी उनके किताब है प्रकाशित हो रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें महात्मा गांधी के कुछ लेख छप रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन कराएंगे कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, वहां पर इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब इसके बारे में डायरेक्ट आते हैं। ये तो रहा सर पर्यावरण को लेकर करके पहली बार सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस कहां आया है, तो स्टॉकहोम में। अब ये ध्यान से सुनेंगे, अब पृथ्वी को लेकर करके पहली जो सम्मेलन हो रही है वो रियो डी जेनेरो में। आपको पहले मैप पे हम 3 बातें ध्यान रखेंगे। एक याद रखेंगे, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, और यहां पे एक कंट्री है, इसको तो कहते हैं वेनेजुएला। आप जानते ही होंगे जहां वर्ल्ड की सबसे सुंदर महिला जो है वो वेनेजुएला में ही पाई जाती है। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं चूंकि ऐसे बातों पर आदमी ज्यादा फोकस करते हैं और दिमाग में बैठता है, और आगे के जो कंट्री है उसके बारे में जानने के लिए शायद आपका इच्छा बढ़ जाए। अब ये ध्यान से सुनेंगे, इसी वेनेजुएला के बगल में एक बहुत बड़ा कंट्री है, याद रखेंगे, पूरा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, इसको कहते हैं सर ब्राजील। और ब्राजील के कॉर्नर में पूर्वी वाले तट के किनारे यहीं पे एक शहर है, इसी शहर को कहते हैं रियो डी जेनेरो। ये ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, तो रियो डी जेनेरो। अब यहां आपको याद दिला दे, यहां पे आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका है, लेकिन पूरे अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री आते हैं, जैसे मिस्र वगैरह है, घाना है, नाइजीरिया वगैरह है, सूडान है, दक्षिणी सूडान है, काफी सारे देश आते हैं। उसमें से दक्षिण में एक देश आते हैं जिसको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, जिसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। आप ये याद रखोगे तो थोड़ा सा मैप पे क्या होता है ना कि आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो मजा आएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे गए होंगे, जहाज से किस रास्ते गए होंगे, तो मजा आ जाएगा। लेकिन हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पे कराया जाएगा आपको। अभी ध्यान से सुनेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका है एक देश, और यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में एक लास्ट छोर पर एक जगह है, इस जगह को कहते हैं जोहान्सबर्ग। ये ध्यान से सुनेंगे क्या कहते हैं, तो जोहान्सबर्ग। आपको 3 जगह का नाम याद रखना है एकदम ऑन मैप, और तीनों सम्मेलन हम यहां पे आपको बता देंगे। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, एक आप देख पा रहे हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप ही है, समझ रहे बात ना, और इसमें अंतर्गत आने वाला एक देश है जिसको यहाँ पे यूएसए कहते हैं। यूएसए के ऊपर में कनाडा है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, समझ रहे बात ना। रूस के बाद दूसरा जो आता है वो कनाडा ही आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इधर में अलास्का हो जाएगा, कनाडा के नीचे ये यूएसए है, और यूएसए के पूर्वी तटीय पे एक यहाँ पे बहुत बढ़िया फेमस शहर है, इसको कहते हैं सर न्यूयॉर्क। आप नाम शायद सुने ही होंगे, ये रहा आपका न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कहां है ये ध्यान रखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसको यूएसए कहते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पूर्वी तट पे एक प्रमुख शहर, इसको न्यूयॉर्क कहते हैं। और ये याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक देश जिसको ब्राजील कहते हैं, और ब्राजील के याद रखेंगे इधर पूर्वी छोर पर एक जगह शहर जिसको क्या कहते हैं, तो रियो डी जेनेरो कहते हैं। और एक दक्षिण अमेरिका के एक नीचे वाले हिस्सा में जोहान्सबर्ग। और ये तो अभी स्टॉकहोम आप समझ ही गए हैं। अब इतना अगर एकदम क्लियर है तो एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। अब ये ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी बातें क्या हो रहा है। कहते हैं
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे तो ये ध्यान रखेंगे, इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलो या फिर आप फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बोल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली फर्स्ट अर्थ समिट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो हमें यहाँ इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल कर दिए। चलिए अब ये ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये 3 से लेकर के 14 जून 1992 में हो रहा है, और कहां हो रहा है तो रियो डी जेनेरो में। अब ये रियो डी जेनेरो से लेकर के थोड़ी बहुत बातें आपको इतना दिमाग में मैप में चल जाना चाहिए कि रियो डी जेनेरो कहां है सर, तो ब्राजील के पूर्वी छोर में रियो डी जेनेरो, और यहीं पे एक दिन नहीं कहते हैं 3 से 14 जून, यानी लगभग आप देख सकते हैं 10-11 दिन के आसपास में सम्मेलन हो रहा है। और यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है पृथ्वी को लेकर के, ये पहला सम्मेलन है तो इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, और इसमें काफी सारे मुद्दों पे चर्चा हुए। कहते हैं कि 178 देश के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। इसमें याद रखेंगे जो मुद्दा है जिस पे बात हो रहा है वो एक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझते हैं कि पृथ्वी पर जो है वैश्विक तापमान में एकदम वृद्धि हो रहा है बड़ा तेजी से, तो इसको कंट्रोल करने को लेकर के। दूसरा मुद्दा ये भी आप देखेंगे वन संरक्षण को लेकर के कि वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, इन वन संरक्षण की कटाई पे रोक लगाया जाए। अलग अलग कंट्री के अलग अलग अपने सरकार जो है अपने देश के अंदर में वनों की कटाई पर जो है वो रोक लगाए। ठीक है, तो इस तरह से वन संरक्षण को बचाने को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के, जैव विविधता जिसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ये बायोडायवर्सिटी क्या होता है तो जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों में अंतर को जैव विविधता। आप देखे होंगे कि एक ही तरह के आप जानवर को देख लो, जैसे भैंस है तो भैंस के काफी सारे प्रजाति होते हैं, गाय है तो गाय के काफी सारे आपको देखेंगे कि उसमें विविधता होते हैं, कोई चितकबरा गाय होता है, काली गाय होता है, कोई सफेद होगा, उजली होगी, अलग अलग तरह की, समझ रहे बात है ना। तो ये ध्यान रखेंगे हर जीवों में अंतर पाया जाता है, तो उनकी प्रजातियां ना कहीं नष्ट हो रही है, तो उसको जीवों में जो अंतर है वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां कम रहा है, तो उसको बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जाए। बोलो इसका संरक्षण क्यों? देखो जैव विविधता, जीवों में जो अंतर होता है ना, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति का श्रृंगार है। अब सांप में देखें तो अलग अलग सांप है, कोई कोबरा है तो कोई फलाना सांप है तो चिलाना है, बहुत वैरायटी का सांप होता है, तो उनकी प्रजातियां काफी सारे जो जहरीले प्रजाति के सांप है वो आते हैं ग्रामीण एरिया में, तो उसको लोग मार देते हैं, उसको बचाना है, ये मुद्दा हो गया। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, सतत विकास को लेकर करके, सतत विकास का मतलब समझेंगे, यहां से क्वेश्चन भी आएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। सतत विकास का मतलब होता है वैसा विकास जो आज भी चले और कल भी चलता रहे, माने ऐसा ना हो कि हमारे भविष्य में आने वाले जो पीढ़ियां है, यानी हमारे बच्चे, हमारे जो भी हमारे बच्चे आएंगे, बच्चे के फिर बच्चे आए, यानी पोता आएंगे, पोता के फिर पोता आ जाएगा, परपोता आ जाएगा, तो उस समय काल में ऐसा ना हो कि कोई रिसोर्स, कोई संसाधन मानो समाप्त ही हो जाएगा। और जैसे अभी कोयला का इस्तेमाल हो रहा है तो कोयला बड़ा तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला जो होता है वो धरती पर खत्म हो जाएगा। हो सके कि आने वाले जो पीढ़ी है वो कोयला को केवल बच्चे फोटो में देखे, किताबों में ही देखे कि हाँ कोयला ऐसा होता था, लेकिन कोयला से होने वाला जो डेवलपमेंट है वो उस समय में खत्म हो जाए, तो ऐसा खत्म नहीं हो जाए, माने आज भी विकास करे और कल भी विकास करे, यानी जो लगातार जारी हो, ऐसे ही विकास को कहते हैं सतत विकास। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ध्यान सुनेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, उसी को कहते हैं सतत विकास, जो कंटिन्यूअस, याद रखेंगे, लगातार जारी रहे। क्लियर? अब ये ध्यान सुनेंगे, और ये लगातार जारी रहे, इसको लेकर करके, और 800 पेजेस में, 800 पृष्ठ यानी पन्नों में एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इसी कार्यक्रम को कहते हैं एजेंडा 21, यानी कार्यक्रम 21, इसी को बोलेंगे एजेंडा 21। तो सतत विकास को लेकर के 800 पन्नों में तैयार किए गए एक खाका, जिसमें एकदम विकास के अलग अलग बातें कही गई हो, वो याद रखेंगे इसी सम्मेलन के दौरान ये प्रस्ताव आए। बाकी और भी बहुत सारे वाद विवाद है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को लेकर करके भी काफी सारे यहाँ विवाद है, हम आपको सोच करा रहे हैं, उतना आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बात ध्यान से सुनेंगे, आप 9th क्लास में पढ़े थे कि ऐसे एक आती है रेखा जी पृथ्वी पर बीचों बीच बार
काट देती है, इसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के अगर हम बात कर ले सर, तो विषुवत रेखा ये आपका दक्षिण से गुजर जाती है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये ध्यान से सुनेंगे, जब हम ऐसे इसको कर लेंगे और पूरा नीचे आता है तो इसको इसे तोपेंगे तो ये गोला का आधा हो गया, इसको गोलार्ध कहते हैं। नीचे भी गोला का आधा हो जाएगा, इसको झांक देंगे तो गोलार्ध कहेंगे। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब ये ध्यान सुनेंगे, यहां पर बात विवाद क्या हो रहा है कि एक फंड तैयार किया जा रहा है कि हम पर्यावरण को लेकर करके एक मुद्रा कोष, जैसे ध्यान रखेंगे यहां पर क्या हुआ, विवाद क्या हो रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में आते थे वो लगभग विकासशील देश थे, जो अभी विकास कर रहे हैं, फाइनली वो विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में है वो तनी ज्यादा विकसित है। ये सब खूब पहले इंडस्ट्री वगैरह धक्का-धक चला कर करके खूब पर्यावरण को, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, समझ रहे बात ना। लेकिन अब ये ध्यान सुनेंगे, जैसे आप जितना विकसित के नाम लीजिए जो आपके दिमाग में है, जो दिमाग में आपके है यानी वो विकसित है, जो दिमाग में नहीं वो विकसित है ही नहीं। अब ये ध्यान सुनिए, जैसे अमेरिका का आप नाम सुनते आ रहे, ये अमेरिका देखिए उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है। आप ब्रिटेन का नाम सुनते होंगे, यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे मिल जाएगा ब्रिटेन, ये भी आपका देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। आप फ्रांस का नाम जानते होंगे, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है, समझ रहे बात ना। आप जर्मन का नाम देख लीजिए, रूस का नाम देख लीजिए, तो काफी सारे जो डेवलप कंट्रियां हैं तो वो आपका उत्तरी गोलार्ध में यानी जो विकसित देश है। अब दक्षिणी गोलार्ध में बहुत सारे विकासशील देश है जिसके एकदम स्थिति अभी दयनीय है। अब भारत के नीचे में ले लीजिए, छोटे छोटे मालदीव वगैरह इस सब को ले लीजिए, काफी सारे ऐसे नीचे में भी कंट्रियां हैं जो एकदम विकसित नहीं है, विकासशील है। ध्यान रखेंगे, तब विकासशील वाला क्या किया है कि वो बेचारा इंडस्ट्री चलाया नहीं। विकसित वाला खूब उपनिवेशिक देशों से ला करके जिसको गुलाम बनाया, वहां से कच्चा माल ला के अपने इंडस्ट्री चलाया, पर्यावरणीय समस्या जनरेट कर दिया। अब ये तो वही वाला बात है सर कि गांव में ट्रांसफार्मर आया, गांव में ट्रांसफार्मर आया तो सब लोग जो है से कि तार फंसा लिया। एक वो ऐसा आदमी है कि गांव में अपन टोको नहीं फंसाया था, ओकर लाइन में ट्रांसफार्मर वाला जो लाइन गया था वो टोका भी नहीं फंसा रहा है, वो अपने यहाँ सोलर प्लेट गाड़ ले था, या फिर कह लो कि उसको एगो बल्ब ही नहीं है, एगो न बल्ब है न टीवी है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उसको मोबाइल ही नहीं है उसके घर में, और वो बिना लाइन का रहता है, ऐसी ढीबरी लंफ ललटेन बार के वो रहता है, समझ रहे बात ना। लेकिन अब एक वो ऐसा आदमी है कि लाइट के खूब एकदम टीवी सीडी फ्रिज एकदम पूरा चलेले है, एयर कंडीशन एसी उसे खूब लोड दे दिया, इतना लोड दे दिया कि ट्रांसफार्मर में गया उड़। और जब ट्रांसफर उड़ गया तो चंदा के लिए गांव में निकल रहा है कि घर पीछू इतना रुपया लाइए, इतना के ट्रांसफार्मर आएगा, इतना गांव में घर है तो इतना एक घर पे इतना रुपया पड़ता है। और जो आदमी आज तक टोका नहीं फंसाया था, जिसके घर में एगो मोबाइल नहीं है चार्ज भी करे आदमी, सर बात ना, एगो लाइट नहीं जलता है उसके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसके यहाँ भी जाके कह रहा है कि चंदा लाभो, तो बताओ सुखले गरमा ही ना जाएगा कि हम लाइन बत्ती का 1% यूज नहीं कर रहे हैं और हम कहां से चंदा देंगे तुमको। तो ये तो यही बात हो गई ना कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित देश थे, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं किए थे, वो अपने यहाँ के संसाधनों का बहुत तेजी से इस्तेमाल नहीं किए थे, कोई पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किए हैं, उनसे भी विकसित वाले कह रहा है कि आप भी यदि फंड दीजिए, और फंड जब दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ल्ड में जो है से कि पर्यावरण को लेकर करके अभियान चलाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे, माने एक फंड तैयार करना है। तब बेचारा दक्षिणी गोलार्ध में जो विकासशील देश थे वो इस पे बात विवाद करने लगे। यही कुछ चलते रहा आपका 3 से लेकर के 14 जून 1992 तक। क्या इतनी बातें आपको याद रखना है? नहीं सर, इतनी बातें नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है, तो 1992 में, और बाकी के भी याद रखना पड़ेगा। तक नहीं, आपको उतना नहीं याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि पहले से 5 जोड़िए फिर दूसरा सम्मेलन, और फिर दूसरे से 5 जोड़िए तीसरा सम्मेलन। मैंने पहले हो रहा है 1992 में, तो बताइए इसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा? 5 साल जोड़िए सर, तो 1997, फिर 5 साल जोड़ेंगे तो 2003, पृथ्वी सम्मेलन तीनों खत्म हो गया। यहाँ पे भारी क्या है? चलिए ध्यान सुनेंगे। अगर आप वीडियो को समझ रहे होंगे तो आप लाइक करना ना भूलेंगे, लाइक कर दीजिए। याद नहीं रहता हमको भी कहने के लिए, और आप करते भी नहीं होंगे शायद। ऐसे नहीं है कि आप जान से नहीं करते, आप तो करते ही, आप तो हम पे मेहरबान है, इसलिए 400-500 सब्सक्राइबर भी होगी आप लोग के दुआ से सर बात। लेकिन एक लाइक कर दीजिए, अभी हम आपको याद दिला दे रहे हैं। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, आगे बात को हम कवर करेंगे। ये तो होगी आपका पहली सम्मेलन सतत विकास को लेकर के, जैव विविधता, काफी सारे मुद्दे थे। अब फिर 5 साल में दूसरा भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दूसरा
जो है कि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 23 से 27 जून तक हुआ और 1997 में। और कहां हो रहा है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यहां आपको दिखाए थे। अब देखिए पहले पृथ्वी सम्मेलन से ये 5 साल के बाद हुआ था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन को क्या कहते हैं तो +5 सम्मेलन कहते हैं, आपको ये याद रखना है। और इसी टाइम में आपको जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून में हो रहा है और इसी वर्ष जो है दिसंबर में कहते हैं कि इधर जापान है और जापान वाले इलाका में एक शहर है, इसको कहते हैं सर क्योटो। और जापान के क्योटो नामक शहर में एक सम्मेलन हुआ, इसको कहते हैं क्योटो सम्मेलन। यानी जिस समय वर्ल्ड में सेकेंड अर्थ समिट हो रहा है उसी वर्ष दिसंबर माह में, ये जून में हुआ, ये दिसंबर में हुआ, क्योटो नामक एक सम्मेलन हुआ जापान में। और यहां चर्चा क्या था, यहां खास करके ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई थी। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जैसे मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब से क्या होता है कि जो हमारी ओजोन परत है वो ओजोन परत में छिद्र होता है। हालांकि कोई छेद होता नहीं है कि ऊपर आकाश में छेद होगा, वो तो ब्रह्मांड तक जुड़ा है। इसके बारे में भी कभी हम आपको बताएंगे, अभी वीडियो लंबा है, 8:30 से हमका ऑफलाइन में जाना है, टाइम भी होने वाला है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम ध्यान से समझा रहे हैं आपको। आप भी घबराना नहीं है, अच्छा ही समझा देंगे आपको। देखिए ग्रीन हाउस गैस में आपका वो सारे गैस आते हैं, जैसे मीथेन है या फिर CH4 जिसको आप लोग कहते हैं, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, ये सब इसमें आते हैं। और इस सब गैस का जब हम ज्यादा प्रभाव करेंगे तो हमारा ओजोन जो परत होता है वो प्रभावित होता है। ओजोन परत के बारे में आप जानते हैं ना कि ओजोन परत क्या है कि जैसे ये सूर्य की जो रोशनी आती है, मान लो ये सन है, तो रोशनियां जब आ रही है तो ये लेयर से क्या होता है कि छन कर करके और पृथ्वी पर ये आता है। अगर ये छन करके नहीं आए तो इसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है, यानी जिसको परावैंगनिक किरणें कहते हैं। अगर वो पृथ्वी पर आ जाएगी तो होगा क्या कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, लोगों का जो त्वचा है वो त्वचा जलने लगेगा, त्वचा संबंधित कैंसर होने लगेगा, त्वचा जलने लगेगा और पूरे पृथ्वी प्राणी जगत नष्ट हो जाएंगे। तो इससे बचाव के लिए जो है ये ध्यान रखेंगे हम यहां पे ग्रीन हाउसेस गैसों का उत्सर्जन कम करें। तो इसको लेकर करके, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी आप कह सकते हैं, ग्रीन हाउसेस गैसों को लेकर करके जापान के क्योटो शहर में 1997 के दिसंबर में ही एक क्योटो सम्मेलन हुआ, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट अगर एकदम VVI की बात करें तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि इसमें 159 देशों ने भाग लिया है। तो क्योटो सम्मेलन में याद रखेंगे कितने देश ने भाग लिए, तो लगभग 159 देश जो हैं वो इसमें, वहां के माने खास लोग जो हैं अलग अलग देशों के यहां पे आए हैं, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे फिर एक बार तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और ये 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चलते रहा। और कब चलेगा तो 97 में 5 जोड़िएगा तो 2002 आएगा, ये 2002 में चला सर, याद रखेंगे 2002 में, ठीक है। तो ये 2002 में तीसरे पृथ्वी सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। और कहां हुआ तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। और एक बात याद रखेंगे, यहां 2000 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किए। इस तरह से बहुत सारे आपको याद नहीं रखना है। यहां पे 3 बातें, पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992, दूसरा 5 साल 1997, इसको +5 सम्मेलन कहते हैं। दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के ही वर्ष दिसंबर में जापान के क्योटो नामक शहर में क्योटो सम्मेलन हुआ। और तीसरे पृथ्वी सम्मेलन की बात कर ले तो ये कहां होता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में। तो चलिए आज हम आपको पृथ्वी सम्मेलन प्रयास करने का, समझाने का प्रयास किए। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे। अन्य आपके जो भी मित्र है, दोस्त है, उनके पास आप शेयर करिए, एकदम वीडियो को आग लगा दीजिए ताकि एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको हम आज ही पढ़ा देंगे 10वां में ही। फिर आप बड़े लेवल के एग्जाम के लिए एक दिन फिर आप यूपीएससी करिएगा या बीपीएससी करिएगा या कोई भी स्टेट पीसीएस करिएगा सर, तो वहां पे इन सभी टॉपिक्स का आपको फिर से जरूरत होगा। चाहे आप 12th में साइंस ले लीजिए, चाहे आप कॉमर्स ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो वहां प्रीलिम्स में ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे इन सभी चीजों का जरूरत होगा। तो वहां तक हम आपको सोचवा करके आज ही चाहते हैं कि ये 10वां पढ़ा दे, जिससे आपको लगभग उसकी भी आधी तैयारी हो जाएगी और आज आपका 10वां का फाड़ू तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।